बुधवार को रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में एक तरफ घरेलू डिमांड की बात कही गई, दूसरी तरफ सुस्त पड़ती ग्रोथ के साथ बढ़ती महंगाई का जिक्र किया गया। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 26-27 के दौरान ग्रोथ 6.9% रहने का अनुमान लगाया। आपको याद दिलाते चलें, अभी पिछले 3 महीनों में कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने, राष्ट्रीय एजेंसियों ने ग्रोथ के अनुमान को घटाया है। औसत रिटेल महंगाई 4.6% होने का अनुमान लगाया। रिपोर्ट में पश्चिम एशिया संकट को सबसे बड़ी चुनौती बताया गया है। सर, अंदर खाने ये रिपोर्ट कौन सी बड़ी चुनौतियां बताती है, अगर इस रिपोर्ट की रोशनी में हम देखें तो? 2-3 छोटी छोटी चीजें से निकल कर आई हैं। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई ने ग्रोथ को फास्टेस्ट और सबसे तेज माना है, लेकिन ग्रोथ की क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं। वो क्वालिटी कई तरह से, डिमांड कम होने से, निर्यात न होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। उसके कई आयाम हैं जो हमें रुपए की गिरावट के तौर पर दिखाई दे रहे हैं या भारतीय निर्यात में टूटने के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज ये कि महंगाई को लेकर चूंकि एनुअल रिपोर्ट जब लिखी जा रही थी तो तस्वीर ऐसी नहीं थी, अब पूरी तरह बदल चुकी है, तो उसे थोड़ा एक चुटकी नमक के साथ लीजिए, क्योंकि जून में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है और वहां महंगाई की वास्तविक तस्वीर पर विचार होगा। महंगाई की दर कहां पहुंचेगी, इस पर हम आगे कुछ और अलग अलग संदर्भों में चर्चा करेंगे। और तीसरा ये कि आरबीआई की बैलेंस शीट अच्छी है, मजबूत है, सरकार के लिए के आंकड़ों के हिसाब से भी ठीक है, लेकिन सरकारी कर्ज को लेकर आरबीआई ने इस रिपोर्ट में कुछ लाल झंडे, कुछ अलार्म बजाए हैं कि सरकार का कर्ज बढ़ रहा है। हालांकि इस चेतावनी को आप इस तरह से भी समझिए कि ये साल तो बेहद कठिन होने वाला है, सरकार के लिए और ज्यादा कर्ज बढ़ने वाला है। बैंकिंग सेक्टर ठीक ठाक है, पर फ्रॉड्स को लेकर सबसे बड़ी चिंता है। बैंकिंग फ्रॉड्स की में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, खासतौर से जो साइबर फ्रॉड है। तो ये 3-4 बड़ी चिंताएं हैं। एनुअल रिपोर्ट एक सालाना दस्तावेज होती है और खासतौर से एनुअल रिपोर्ट से ये समझना जरूरी होता है कि आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है, फेडरल बैंक है, उसकी बैलेंस शीट कैसे इंप्रूव हो रही है, उसने क्या किया है, और उस पर वही वजह है कि आरबीआई ने उस बैलेंस शीट के सहारे इस साल सरकार को उबारा है और रिकॉर्ड डिविडेंड दिया है। आईडीबीआई बैंक को बेचने का मामला एक बार फिर से सरकार की टेबल पर आ गया है। बैंक को बेचने के लिए सरकार ने पहले जो बोलियां मंगाई थीं, उन पर भी विचार किया जा रहा है। उनके कानूनी पहलुओं को देखने के बाद नए सिरे से बोली मांगने या पुरानी बोली पर फैसला किया जाएगा। सर, सवाल यह है कि पहले पुरानी बोलियों को क्यों रद्द किया गया था? आईडीबीआई बैंक को बेचने का प्रस्ताव फिर आ गया सरकार की मेज पर, और क्यों आया उसकी वजह यह है कि सरकार को बजट से में जो आकलन है रेवेन्यू के, वो आकलन अब पटरी से उतर रहे हैं और उसे विनिवेश की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट और एलआईसी करीब 94%, बल्कि 95% मान लें आईडीबीआई में रखती है। 45% हिस्सा सरकार का है और एलआईसी का करीब 49% हिस्सा है। आपको याद होगा, जो लोग लगातार नियमित रूप से आईडीबीआई के डिसइन्वेस्टमेंट को फॉलो कर रहे हैं, जब एलआईसी का आईपीओ आया था तब से ये व्यवस्था और कोशिश चल रही है कि आईडीबीआई बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। जो फॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया थी वो अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी। आज हम 2026 में मौजूद है और हमें 4 साल में सरकार इस एक बैंक का विनिवेश नहीं कर सकी। 60% से 61% स्टेक बेचने की बात थी। कई बार ये कोशिशें की गई। जो अंतिम खबर हमारे सामने आई थी उसमें 2 कंपनियां थीं, जिसमें एक फेयरफैक्स इंडिया थी और एक एमिरेट्स एनबीटी थी। इन्होंने बोलियां लगाई थी, लेकिन उसके बाद वो बोलियां सरकार के अपने आकलन से या जो भी रिजर्व प्राइस था उससे कमजोर पाई गई थी। ये सारी कोशिशें के बाद अब दोबारा फिर नए सिरे से प्रयास किया जा रहा है। सर, एक सवाल और है कि इस बार उम्मीद क्या है कि नए सिरे से बैंक के निजीकरण की मांग उठी है, ये पिछली कई बार से उठती हुई मांग की तरह ही एक और मांग है, उम्मीद है, या आपको लग रहा है नहीं इस बार कुछ हो सकता है? सरकार ने शायद 2022 के बाद और खासतौर पे जो बीच की 2-3 बोलियां आई थी उनसे कुछ नसीहतें सीखी हैं कि एक तो फ्री फ्लोट स्टॉक बहुत लिमिटेड था, दूसरा ये कि जो पूरी विनिवेश की प्रक्रिया थी उसमें पारदर्शिता नहीं थी, रिजर्व प्राइस बहुत क्लियर नहीं था, गवर्नमेंट के अधिकार के और नियंत्रण की बात थी। ऐसा माना जा रहा है, भी स्पष्ट नहीं है, जब ये इसके दस्तावेज सामने आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने अब आईडीबीआई को काफी क्लीन कर दिया है। वो जो बाधाएं थी, जिस वजह से अच्छी बोलियां नहीं मिली थी और जिनको नकारा गया था, उनको ठीक किया है। वैसे बैंक वेल कैपिटलाइज्ड है। आरबीआई के टेक ओवर के बाद, एनपीए के रेजोल्यूशन के बाद
बैंक की स्थिति ठीक है और ये माना जा रहा है कि अगर इसका विनिवेश सफल होता है तो ये बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की या बैंकों में निजीकरण की की तरफ नए सिरे से एक पहली शुरुआत होगी कई वर्षों के बाद। तो इसलिए भी इस पर काफ़ी निगाहें रहेंगी, बाजार की भी, निवेशकों की भी, बैंकिंग सेक्टर की भी। आपको ध्यान रखना ये भी ज़रूरी है कि सरकार ने करीब 80,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का, यानी जिसे एसेट मोनेटाइजेशन कहा जाता है, उसका लक्ष्य रखा है और उस दिशा में IDBI बैंक के विनिवेश से आगे रास्ता खुलेगा या बात बनेगी।